माँ तुम ऐसा करो, यहाँ हमारे सागर वाले जंगल आ जाओ बस। अभी वो दुष्ट चीलें नूरपुर जंगल में अपनी दहशत फैला रही हैं। वो दुष्ट चीलें जल्द ही झरने वाले जंगल भी आ जाएंगी। गोरी बेटी, मैं भला कैसे आ सकती हूँ? चाहे नूरपुर जंगल हो या झरने वाला जंगल, हर जंगल के रास्तों पर वो पहले ही अपनी नजरें जमाए बैठी हैं। मैं घर से निकल नहीं सकती। माँ फिर तो वो बहुत जल्द सागर वाले जंगल भी पहुंच जाएंगी। लगता है हम पक्षियों का नामो निशान मिटने वाला है और वो चीलें अब हम पर अपना हुक्म चलाएंगी। सब पक्षी अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे, क्योंकि अगर कोई पक्षी अपने घर से निकलता वो या तो चील का शिकार बन जाता या फिर कैद होकर रह जाता। नूरपुर जंगल हो या सागर वाला जंगल, हर जंगल में चीलों ने अपना कब्जा किया हुआ था। माँ, मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही है। आपने तो अपना घर भी मजबूत नहीं किया था। मैंने सुना है जिस पक्षी का घर मजबूत नहीं है वो दुष्ट चीलें उसका घर तोड़कर उसे अपना शिकार बना रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। माँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। रानो बेटी, कब तक हम पक्षी उन चीलों से डरकर घरों में छुपे रहेंगे? अगर ऐसे ही चलता रहा तो बस चील पक्षी ही बचेंगे, बाकी हम जैसे पक्षियों का तो नामो निशान मिट जाएगा। माँ, आप अकेली या मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती। सब पक्षियों को एक साथ मिलना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। माँ, बस आप अपना ख्याल रखिए। इस बारे में कुछ तो करना होगा। कबूतर जी, कीकी का बुखार खत्म नहीं हुआ अभी तक और दवा खत्म भी हो गई है। लूसी, घर से बाहर जाना मतलब मौत को गले लगाना है। मुझे तो समझ नहीं आ रही अब क्या होगा। ओहो, दवाइयों का स्टॉक तो खत्म हो गया है। मेरे पास बहुत कम दवाएं बची हैं, लेकिन इन दुष्ट चीलों की वजह से दूसरे जंगल से दवाई लेने जा भी नहीं सकती। ऐ ऊपर वाले, हमारी मदद कर। बूढ़ी चिड़िया अपने कमजोर घोंसले में बैठी थी। वहाँ दो चीलें आ जाती हैं। बूढ़ी चिड़िया पक्षी, तू अपने घर में भी महफूज नहीं है और तू है कि इस कमजोर घोंसले में बैठी है। मैं नहीं डरती तुम दुष्ट चीलों से। मौत तो एक दिन आनी है। मैं नहीं चाहती कि मेरी मौत इसलिए हो कि मैं तुम चीलों से डर कर मर गई। मैं नहीं डरती तुम चीलों से, समझी? बूढ़ी चिड़िया इस तरह कह रही थी कि चील उस पर हमला करती है और उसे मार देती है। बूढ़ी की टांगे कब्र में फंसी थी और चोंच तो देखो कैसे चला रही थी। रात हो जाती है। सभी चीलें सागर वाले जंगल के आखिर और झरने वाले जंगल के शुरू में जमा थी। उनमें एक सरदार चील थी जिसके कहने पर वो सब चीलें किस जंगल पर हमला करना है तय करती थी। नूरपुर जंगल के सब कमजोर पक्षी खत्म हो गए हैं। अब झरने वाले जंगल की बारी है। हम ऐसे ही सब जंगलों के कमजोर पक्षियों को मार देंगे और बाकी पक्षी डर जाएंगे हमसे। फिर वो सब हमारे गुलाम बनकर रहेंगे। हम राज करेंगे जंगलों पर। लेकिन मैंने सुना है सागर वाले जंगल के पक्षी बहुत हिम्मत वाले हैं। हमें सागर वाले जंगल के पक्षियों से बचकर रहना होगा। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम ही हैं सबसे ज्यादा ताकतवर। रानू चिड़िया की बूढ़ी माँ अपने घर में बैठी अपना भोजन खा रही थी। उसे रानू चिड़िया की कॉल आती है। माँ, कैसी हो आप? हाँ रानो बेटी, मैं अच्छी हूँ। तुम मेरी फिक्र मत करो। मैंने बहुत सारा भोजन इकट्ठा कर रखा है। अच्छा माँ, लेकिन मुझे तो आपके कमजोर घर की फिक्र है। तभी रानू चिड़िया को अपनी माँ की तरफ से खटखट की आवाज आती है। माँ, ये किस चीज की आवाज है? रानो बेटी, पूरा घर हिल रहा है। ऐसा लगता है भूचाल आ रहा है। तभी रानू चिड़िया की माँ के घर की छत टूटकर गिर जाती है और चील घर के अंदर आ जाती है। दुष्ट चील, तू चली जा यहाँ से, वरना तुझे छोड़ूंगी नहीं। माँ, आप अपनी जान बचाओ, भागो वहां से। रानू चिड़िया फोन में बोलती है, लेकिन रानू चिड़िया की माँ के पंख से फोन गिर चुका था। वो रानू चिड़िया की बात नहीं सुन रही थी। रानू चिड़िया की माँ डंडा उठाकर चील को दे मारती है। बुढ़िया, तेरी इतनी हिम्मत, अब तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। चील रानू चिड़िया की माँ पर हमला करती है और उसे मार देती है। इसका मांस तो बहुत स्वादिष्ट है। बूढ़ी ज्यादा ही चोंच चला रही थी। माँ,
माँ जवाब दो, दुष्ट चील ने मेरी माँ को मार दिया। माँ जवाब दो ना। माँ, रानो चिड़िया बहुत रो रही थी। बस बहुत हो गया, अब मैं नहीं छोड़ूंगी चीलो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। रानो चिड़िया रसोई में जाती है और रसोई से बड़ा चाकू उठा लेती है। रानो चिड़िया चाकू अपने पंख में छुपाती है और घर से निकल जाती है। सबसे पहले रानो चिड़िया तोते के घर जाती है। तोते भैया, हम उन चीलों को छोड़ेंगे नहीं। अब मैंने एक योजना बनाई है, आप अपना हथियार लेकर मुझे बड़े पेड़ के पास मिले। अगर आप चाहते हैं कि हम फिर से आजाद पक्षी बनकर जिंदगी जिए तो जरूर आइएगा। इसी तरह कबूतर और फिर गौरी कवि रानो चिड़िया जंगल के सब पक्षियों को बड़े पेड़ के नीचे जमा होने का कह आती है। रानो चिड़िया जाती है और बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। दूर से एक चील उड़ती हुई आ रही थी। चील रानो चिड़िया के पास आती है। बहुत भूख लगी थी, अच्छा हुआ आसानी से शिकार मिल गया। लगता है मेरे पंखों से सबसे पहले तेरी मौत लिखी है। तेरी इतनी हिम्मत, अब तू देख। चील आगे बढ़ती है और रानो चिड़िया भी आगे बढ़ती है। रानो चिड़िया अपने पंख से चाकू निकालती है और चील के सीने में दे मारती है। बचाओ चिड़िया, मुझे बचाओ। लेकिन रानो चिड़िया को चील पर जरा भी ध्यान नहीं आता। रानो चिड़िया के सामने ही चील तड़प तड़प कर मर जाती है। कबूतर, तोता और गौरी कवि सामने से आ रहे थे और रानो चिड़िया की हिम्मत देखकर बहुत खुश होते हैं। कुछ ही देर में कालू कौवा, बुलबुल, मैना, विदेशी पक्षी सब जमा हो जाते हैं। रानो बहन, हम अपने साथ अपना अपना हथियार ले आए हैं, हम छोड़ेंगे नहीं उन दुष्ट चीलों को। सागर वाले जंगल के एक पक्षी ने हमारी एक साथी चील को मार दिया है। अब हम सबसे पहले उस जंगल के पक्षियों का खात्मा करेंगे। सब चीलें मिलकर सागर वाले जंगल पहुंच जाती हैं। पक्षियों और चीलों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। चाची चील, तेरी चोंच कितनी गंदी हुई पड़ी है। क्या सच में? गौरी चील के सर में डंडा मारती है। हाँ, सच में। सब पक्षी चीलों की खूब पिटाई करते हैं और सब चीलें डरकर भागने लगती हैं। पक्षी घायल जरूर हुए थे, लेकिन वो चीलों को हराने में सफल हो गए थे। दुष्ट चीलों, अब कभी हमारे जंगल में वापस मत आना। मुझे बहुत गर्व है आप सब पर। काश हम पहले ये हिम्मत कर लेते तो आज मेरी माँ मेरे साथ होती। इस तरह सब पक्षी मिलकर चीलों को हराने में कामयाब हो जाते हैं। उस दिन के बाद किसी भी जंगल में कोई चील नजर नहीं आती। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे रानो चिड़िया की सच्चाई और ईमानदारी ने उसे उस गुफा तक पहुंचाया और एक अमीर पक्षी बनाया। और इस भाग में हम देखेंगे कालू सेठ की मक्कारी का अंजाम और चिड़िया की ईमानदारी का इनाम उसे कैसे हर मुश्किल से बचाए रखता है। ये मानो चिड़ा दिनों में अमीर पक्षी कैसे बन गया? मुझे तो ये बात हजम नहीं हो रही। कालू जी, मैं तो हैरान हूँ। रानो चिड़िया को देखा है कभी सोने से लथपथ रहती है। कभी उस चिड़िया के पास खाने को कुछ ना था और आज देखो कितनी अमीर हो गई है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आखिर उस मानो चिड़े के पास ऐसी कौन सी तिजोरी है जो वो कुछ दिनों में ही इतना अमीर हो गया। जमीन भी वापस ले ली और अब लकड़ी बेचने का काम भी शुरू हो गया उसका। और तो और जो पक्षी पहले कोई काम शुरू करने के लिए आपसे कर्ज लेते थे कालू जी, वो अब उस चिड़िया के घर जाते हैं। चिड़िया और उसका पति बगैर किसी ब्याज के उनको जितना चाहे कर्ज दे देते हैं। गौरी, ये चिड़िया के पास इतना पैसा कहाँ से आया? इस बात का पता तो मैं लगा कर ही रहूंगा। तुम बस पक्षियों को किसी तरह उकसाओ कि वो उनसे कर्ज लेने की बजाय हमारे पास आए। अगले दिन गौरी कवि सब पक्षियों के घरों में जाती है और उनसे चिड़िया और उसके पति के खिलाफ बातें करती है। और बताओ लूसी, कबूतर भैया की दुकान कैसी चल रही है? गौरी बहन, आज आप
बिल्कुल एक अलग अंदाज में बात कर रही हो। सब खैर तो है ना? हाँ हाँ, सब खैर है। मैं तो बस जंगलवासियों का हाल अहवाल पूछने आई थी। गोरी बहन, ऊपर वाले का लाख शुक्र है कि कबूतर जी की दुकान अब अच्छी चल रही है। अगर चिड़िया हमें कर्ज ना देती तो हम दुकान खोलने का सपना लिए ही इस दुनिया से चले जाते, क्योंकि कोई भी पक्षी बिना ब्याज के हमें कर्ज देने के लिए तैयार नहीं था। बिना ब्याज के कर्ज ना दें तो और क्या करें? क्या तुम जानती हो लूसी बहन, चिड़िया का पति चोरियां करके इतना अमीर हुआ है और कोई पक्षी यूं ही उसे बातें ना सुनाए, इसीलिए वो पक्षियों को कर्ज देता फिरता है। क्या सच में गोरी बहन? क्या चिड़िया का पति सचमुच चोरियां करता है? और नहीं तो क्या, वरना तुम नहीं जानती, उनके घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ये रातों रात इतना पैसा कहाँ से आ गया? दिखने में तो रानो चिड़िया और मानो चिड़ा बहुत शरीफ पक्षी लगते हैं। दिखने में तो हम कौवे भी मकार लगते हैं, लेकिन है तो नहीं ना। लूसी बहन, ये सब चोरी का माल है। उस चोरी के माल से जो तुमने दुकान बनवाई है, उससे तो बेहतर था ना कि ब्याज पर कर्ज ले लेती। हाँ गोरी, ये तुम ठीक कह रही हो। आज तुम्हारी बातों में सच्चाई नजर आ रही है। गोरी तो ये बात सुनकर खुशी से फूल गई थी। ऐसे गोरी कवि जंगल के सभी पक्षियों को रानो चिड़िया और मानो चिड़े के खिलाफ कर देती है। उधर कालू सेठ मानो चिड़े का पीछा कर रहा था। आज तो मैं पता लगा कर रहूंगा कि इस मानो के पास इतना धन कहाँ से आ रहा है। कालू कौवा मानो चिड़े के पीछे पीछे उड़ता है। मानो चिड़ा घने जंगल में जाकर कुछ लकड़ियां काटता है। आज बहुत दिन हो गए मेरे काम को इतना अच्छा चलते हुए। मेरा ख्याल है मुझे चील रानी को एक बार जाकर धन्यवाद कहना चाहिए। आखिर ये सब उन्हीं की मेहरबानी है जो आज हम इतने अमीर और खुश हैं। हाँ हाँ, चलो, और मैं भी आज तुम्हारे साथ ही चलूंगा और देखूंगा कि कौन सी रानी है जो तुम्हें इतना माल दे रही। मानो चिड़ा गुफा के सामने चला जाता है। कालू कौवा भी मानो चिड़े का पीछा करते करते वहां पहुंच गया था। जैसे ही मानो चिड़ा गुफा के अंदर जाता है, कालू कौवा भी उसके पीछे चला जाता है और इतना बड़ा महल देखकर हैरान रह जाता है। इतना सुंदर महल, वो भी इस छोटी सी गुफा में। अचानक वहां उल्लू सैनिक आ जाते हैं। मुझे ऐसे क्यों पकड़ रहे हो? इस मानो को भी तो पकड़ो। तभी वहां चील रानी आ जाती है। चील रानी, मैं इस गरीब पक्षी से ज्यादा दौलतमंद था। आप मुझे भी सोने के सिक्के दे। मैं गरीबों की मदद करता हूँ, उन्हें कर्ज देता हूँ। अगर आप मुझे सोने के सिक्के देंगी तो मैं बहुत सारे गरीब पक्षियों की मदद कर सकूंगा। जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम गरीब पक्षियों की कितनी मदद करते हो। तुम्हें तो एक चुन्नी भी नहीं दूंगी। तो फिर इस चिड़े को इतना धन क्यों दिया? वो सब इसकी मेहनत और ईमानदारी की कमाई थी, और तुम्हें तुम्हारा लालच और मक्कारी यहाँ तक लाई है। अब तुम यहाँ आ तो गए हो, लेकिन वापिस कभी नहीं जा सकोगे। उल्लू सैनिक कालू कौवे को पकड़कर कैद कर लेते हैं। जाओ मानो चिड़े, अपनी दुनिया में वापिस जाओ। अब तुम्हें कालू कौवा कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद चील रानी। मानो चिड़ा वहां से वापस अपने जंगल जाता है तो सारे जंगल के पक्षी उसे बुरी बुरी बातें सुनाने लगते हैं। मानो, हमें तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मुझे ऐसे पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए जो चोरी करके कमाए गए हों। तुम अपने पैसे पकड़ो और चलते बनो यहाँ से। इस जंगल में हम किसी चोर को नहीं रहने दे सकते। आखिर बात क्या हुई है? आप सब कैसी बातें कर रहे हैं? और किसने चोरी की? किसने चोरी की? मासूम तो ऐसे बन रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। गोरी बहन, यूं बातों में मत उलझाओ और जो बात है साफ साफ बताओ। साफ साफ बात यह है कि तुम्हारा पति चोर है। हम आंखों से अंधे नहीं हैं। हमें सब पता है ये सारा पैसा, माल, सोना कहाँ से आता है। हाँ हाँ, हमें सब पता है। चलो निकलो यहाँ से। आप सब गलत समझ रहे हैं। मैं आपको सब सच बताता हूँ। रहने दे मानो जी, इस जंगल में ना तो पहले कोई हमारा था
और ना ही अब हमारा है। एक जरा सी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर बताना तो कोई इन जंगल वासियों से सीखे। हमें कोई ज़रूरत नहीं इनको सफाई देने की। तुम ठीक कह रही हो रानो, लेकिन मुझे इनकी गलतफहमी दूर करनी ही होगी। मानो चिड़ा सभी पक्षियों को सारी बात बताता है कि कैसे उसे उस गुफा से ये धन मिला और आज किस तरह कालू कौवा वहां पकड़ा गया। तो पक्षियों बताओ, असल चोर कौन हुआ? क्या मेरे कालू जी को चील रानी ने कैद करवा दिया? ये क्या हो गया? वही जो आप मेरे साथ करना चाहती थी। रानो, जल्दी से अपना सामान उठाओ। मैंने शहर वाले जंगल में घर ले लिया है। अब हम इस जंगल में हरगिज नहीं रहेंगे। रानो बहन, हमें माफ कर दो। हमने गौरी की बात पर विश्वास किया और आपको गलत समझा। हमसे बड़ी गलती हो गई। हाँ रानो बहन, हम शर्मिंदा हैं। हमने आपको गलत समझा। आप सब अब बच्चे पक्षी नहीं हैं कि किसी ने कुछ कहा और आपने फौरन मान लिया। मैं और मेरे पति कितने सालों से आप सबके बीच रहते आए हैं, लेकिन आप सबने हमें हमेशा अकेला ही छोड़ दिया। जब जरूरत पड़ी तब आप में से कोई पक्षी हमारी मदद के लिए नहीं आया। सच तो ये है कि आप सब लालची हैं। बस करो रानो, अब हम मजीद यहाँ नहीं रह सकते। इन सबको इनके हाल पर छोड़ दो। ऐसे मानो चुड़ा अपने परिवार को लेकर शहर वाले जंगल चला जाता है। शहर वाले जंगल में मानो चिड़े ने एक बहुत बड़ा घर लिया था। मानो चिड़े के बच्चे जो कभी स्कूल जाने को तरसते थे, अब शहर के एक महंगे स्कूल में पढ़ रहे थे और मानो चिड़े का लकड़ियां बेचने का कारोबार भी दिन रात चलता था। लेकिन कालू कौवा कभी लौटकर अपने परिवार के पास वापस नहीं आया। गौरी कौवी और उसका बेटा जग्गू कौवा अब बड़े से घर में अकेले रहते थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।